हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। यूपी आरबी यूएनएल के लिए जो आपकी क्लास चल रही है उसमें हमने भुवांतर तक पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। इसमें क्या होता है? कोई आवेश या आवेशों के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई आवेश है, इसके ऊपर एक बल अनुभव होता है, एक बल लगता है। हो सकता है किसी दूसरे आवेश के कारण, किसी दूसरे आवेश के कारण एक बल अनुभव करता है ये वाला आवेश। ठीक है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 एक आवेश, Q1 पे एक बल लग रहा है ड्यू टू रीजन ऑफ द Q2। ठीक है, Q2 की वजह से Q1 पे बल लग रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि Q2 पर बल लग रहा हो Q1 के कारण। मतलब ये है, मतलब एकदम साफ है कि कोई आवेश या आवेश के चारों ओर का कोई भी क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश उस आवेश पर बल लगाए उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि जैसे एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। जरा आप बताओ कि प्लस से लाइन निकलेगी या माइनस से निकलेगी? मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो आपका प्लस क्यू होता है, जहां जो पॉजिटिव होता है वहां से लाइंस निकलती हैं और अट्रैक्ट करेगी। देखो यहां पे उल्टा है, ए प्लस है, ये माइनस है, तो हमेशा क्या करेंगे? एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकलेंगे ऐसे। कैसे भी निकल सकते हैं, है ना? ऐसे निकल सकते हैं। ये बात बताओ हाँ या ना? इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो जरा आप बताओ, मान लो ऐसे निकल गए ये। ठीक है, अब इसमें तो क्या है, इसमें प्रवेश करेंगे आके। ठीक है, इसमें प्रवेश करेंगे आके, तो कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। ठीक है, ऐसे। समझ में आ गई होगी बात? मतलब यहां से जाना है, यहां से एंट्री मारनी है। प्लस पे निकलेगा चार्ज, प्लस पे जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं? निकलती हैं, और माइनस पे क्या करती हैं? अंदर जाती हैं। दो चीजें आपको समझना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस होती हैं वो बाहर जाती हैं, अंदर की तरफ आती है, तो क्या बताओगे आप बच्चों? बाहर की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे हैं, आप पेपर निकाल के देख सकते हो। राइट, अब देखते हैं एक और चीज इसमें। मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, इसमें से निकला। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? एक चीज बताओ जरा, प्लस क्यू से माइनस क्यू पे गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां से आप एरो लगा लो और आराम से डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये चीज जो विद्युतीय क्षेत्र की लाइंस होती हैं, ध्यान से समझना, ये कभी आपको दिखेंगी नहीं। पहली चीज ये क्या होती है? ये दिखती नहीं है, इसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, कौन अनुभव करेगा? आप अनुभव नहीं करोगे, कौन अनुभव करेगा? गैल्वेनोमीटर डिवाइस होती है। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो यहां पे अगर रखोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, उसकी जो निडल होगी वो इधर उधर जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा यहां पे कुछ तो है और कुछ क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये आपको बता देगी। ये चीज समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई। ये जो लाइंस हैं इनके बीच में गैप क्या है? समान गैप होगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मतलब एक समान लाइन के बीच में डिफरेंस, मतलब ये दोनों क्या है? ये सारी की सारी लाइनें एक दूसरे से क्या है? पैरेलल में है। क्या है ये? पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, समांतर। समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या होता है? समान अंतर। अब ये लाइन आपको दिखती नहीं है, बट ये क्या होती है? होती है, वहां पे पॉसिबल होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये रेखाएं कभी भी आपस में काटती नहीं है। काटती इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैरेलल में होती है। जरा आप बताओ, अगर ये पैरेलल में है तो ये आप कभी काटेंगी? कभी नहीं काटेंगी। तो क्योंकि अगर ये कट कर गई, ये मान लो ऐसे जा रही है, एक दूसरी वाली इधर से चली गई, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड की या फिर विद्युतीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, दो दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान रखना, कभी भी चाहे जितना पास पास से निकल के जाए, चाहे जितनी करीब से जाएं, लेकिन इनके बीच में कभी भी ये आपस में मिलेंगी नहीं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, कभी भी काटती नहीं है आपस में, कभी भी ये मिलती नहीं है। हमेशा क्या होती है? समान अंतर पे होती है। ठीक है, एक समान
विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ई से डिनोट करते हैं। ई बराबर क्या हो जाता है, एफ अपान क्यू हो जाता है। ठीक है, ई बराबर क्या हो जाता है, एफ अपान क्यू। अगर विद्युतीय क्षेत्र को डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछा जाए आपसे, जो कि कई बार पूछा जा चुका है, विद्युत क्षेत्र। अच्छा, मैं ऐसे बोलता रहता हूं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब आप हवा में मत लेना कि हाँ सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, हवा में ले लिया, नहीं नहीं ये तो सारे ही बोलते हैं, सारा आता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि ये आ रहा है तो गारंटी से 100% क्वेश्चन आया हुआ है। आप जाकर प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आया, फिर मैं आपको भेजूंगा कि जाके कहां चेक करना है, आपको कहां मिलेगा ये क्वेश्चन जो आया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा सीरियस पढ़ना। ठीक है, अब बात करना है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछी जाए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपसे पूछी जाए तो जरा आप बताओ क्या करोगे, एफ बाई क्यू लिख दोगे, नहीं लिख दोगे। एफ क्या है आपका बल, बल बटे ये क्या है, चार्ज आवेश। ठीक है, बल बटे आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बोलते हैं। इसके मात्रा की अगर मैं बात करूं, इसके मात्रा क्या होता है, बल का मात्रा न्यूटन, आवेश का मात्रा कूलाम। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बल का मात्रक न्यूटन और चार्ज का, आवेश का मात्रक क्या, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। एक और चीज ध्यान रखना कि जो साबुन का बुलबुला होता है, जो साबुन का बुलबुला होता है, बुलबुला समझते हो ना। अरे भैया, जब साबुन घोरोगे पानी में ना, घोलोगे तो उसमें एक ऐसे बुलबुला टाइप में आता है, ठीक है, ऐसे बबल आता है, ठीक है, पानी के ऊपर। तो इस बुलबुले पे अगर आप पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी तरीके का चार्ज दोगे तो बुलबुला बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। ध्यान रखना, जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं बहुत ज्यादा सीरियस रखना, इस सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, साबुन का बुलबुला पे अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आप देते हो, नेगेटिव या धन आवेश या ऋण आवेश देते हो साबुन के बुलबुले पे, तो साबुन का बुलबुला क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो कार वगैरह में होता है ना, जो कार में बैठते हैं लोग, जैसे क्या होता है, बिजली कड़कती है जब आसमान से, आसमान वाली बिजली की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आसमान वाली बिजली की बात कर रहा हूं। जब आसमान की बिजली जब कड़कती है ना, तो क्या करते हैं लोग, कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, रीजन इज दैट कि अगर कार के खिड़की दरवाजे बंद कर लोगे तो आप सेफ हो जाओगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि कोई भी चीज बंद होगी ना, उस मतलब खोखला अगर कोई चीज है, अब भाई कार तो खोखली है ना, तभी तो अंदर आप बैठे हो। ठीक है, तो कार कोई भी खोखली चीज में, चाहे वो मेटल की बनी हो चाहे नॉन मेटल की, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा पाती है, उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। मान लो देखो क्या कह रहा हूं मैं, कह ये रहा हूं भाई साहब, कह ये रहा हूं आपसे कि ये कोई कार है। ठीक है, ऐसे ही बना रहा हूं, नहीं तो सोचो कार बनाएंगे हैं, ठीक है ना। तो कार है, कार के अंदर क्या कर रहे हो, आप बैठे हो, मान लो इसमें आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो। अब क्या है, इसके बगल में जो खिड़की है, ये क्या करते हो, आप खोल के रखते हो, ठीक है, गेट खोल के रखते हो। लेकिन पता चलता है जब बादल ऐसे बिजली कड़क रही है तो क्या कर लेते हो आप, खिड़की वगैरह बंद कर लेते हो। क्यों, शांति के लिए नहीं, ठीक है, डरते नहीं हो आप उससे, उसका रीजन है। ठीक है, घरों में भी रहते हो, खिड़की बंद कर लेते हो, आप डरने के लिए नहीं, घर के अंदर हो, सेफ हो ना, ठीक है, लेकिन खिड़की वगैरह बंद कर लेते हो। व्हाट इज द रीजन इज दैट कि यहां पे अगर आप बंद कर लोगे तो ये हो जाएगा एक तरीके से खोखला और कंप्लीट पाथ। ठीक है, तो बिजली आएगी, टकरा के निकल जाएगी, अंदर नहीं आ पाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर कार की खिड़की दरवाजे बंद कर लोगे तो आपको बिल्कुल बिजली नहीं लगेगी। ठीक है, या फिर कार चल रही है, कहीं वायर, इलेक्ट्रिसिटी का वायर कहीं टूट के कार के ऊपर गिर गया, तो कार में भले ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, लेकिन आप बचे रहोगे तब तक जब तक कि आप खिड़की को नहीं छुओगे। ठीक है, या फिर मेटल की जो कार है उसको छुओगे नहीं। ठीक है, आराम से शांति से बैठे रहो, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। राइट, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हाँ, खोखले चीजों में जब खोखली चीजें बंद हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर अंदर नहीं करती है। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, ठीक है, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, आवेश के प्रवाह, एक एक चीज का समझना। अंत क्या लिख रहा हूं मैं, आवेश के प्रवाह की दर को
धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। समझ में आई बात क्या? इतनी बात समझ में आई, ठीक है। क्या है आवेश? आवेश मतलब चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ठीक है। करंट क्या है? आवेश के प्रवाह। मैंने आपको बताया था दर भी कभी भी आए तो समय से भाग दे देना। बोला था नहीं बोला था? बताओ हाँ या ना, बोला था या नहीं बोला था? दर वर्ड आते ही आपको समय से भाग देना। आवेश ऊपर, आवेश ऊपर और दर का नाम आया, दर जैसे ही आया वहां पे आपको नीचे जाके समय से भाग दे देना है। इतना ही करना है, यही आपकी धारा हो जाती। बताओ इसमें क्या है? क्या है इसमें मास्टर? कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आवेश को आप Q से लिखते हो, समय को T से लिखते हो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? I बराबर Q/T। इतने में कोई डाउट है क्या? इसमें कोई समस्या है? नहीं है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। I बराबर NE/T होता है। क्यों होता है? क्योंकि Q बराबर NE भी होता है। क्यों? क्योंकि Q बराबर NE भी होता है। अबे N क्या है भैया? अरे N कुछ नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब जरा ई बताओ क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जरा आप बताओ, खुद बताओ कि आवेश होता कितना है। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया है और बताया था नेगेटिव होता। पहली चीज तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस में होता है। यहां पे हम माइनस प्लस की बात छोड़ भी दें तो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको स्पेशली ये फॉर्मूला और स्पेशली ये फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये अभी आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, दोनों ही याद रखने हैं, राइट। तो आपको अगर देखा जाए तो I बराबर क्या हमने बताया? Q/T बताया। आवेश, अब इसका मात्रक की मैं बात कर रहा हूं, जरा आप बताओ मात्रक क्या होगा? आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है नहीं होता? होता है नहीं होता? समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। तो आपका जो मात्रक हो गया धारा का, करंट का जो मात्रक हो गया कूलाम प्रति सेकंड, हुआ है नहीं हुआ? बिल्कुल हाँ, ठीक है। अब और एक चीज होता है, ठीक है, जो Q बराबर IT होता है। यहां से अगर देखो तो Q बराबर IT होता है। आवेश, जो आवेश होता है इसका मात्रक तो कूलाम होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए आवेश का मात्रक तो एम्पियर सेकंड। आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया गया था शायद, ठीक है। तो एम्पियर सेकंड, तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ये सारा जितना भी इस पे लिखा है सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात है धारा। और बताते हैं आपको एक चीज और जो कि बहुत ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो आवेश होता है, सॉरी, जो आपकी धारा होती है और जो इलेक्ट्रॉन होता है, उनमें जो चाल होती है, जो दिशा का चाल, जो चाल की दिशा होती है उनकी बिल्कुल विपरीत होती है। क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर करंट A से B की तरफ जा रही है, करंट धारा, ठीक है, अगर धारा का प्रवाह A से B की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह B से A की तरफ होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह B से A की तरफ होगा। इसका मतलब आप एक सर्किट बना के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मान लो इसमें एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध लगा दिया गया है, बस, ठीक है। तो इस पे वोल्टेज मैं B ले लेता हूं, ठीक है। ये क्या है? वोल्टेज है, पोटेंशियल है, ईएमएफ कह सकते हो। इसमें करंट इस साइड से इस साइड जाएगी, हमेशा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव से निकलती है करंट, ये भी ध्यान रखना है। पिछली क्लास में भी आपको हमने बताया था इसके बारे में। तो प्लस से जब करंट निकली, ऐसे गई इधर से गई, तो जरा आप बताओ इलेक्ट्रॉन का दिशा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चाल की दिशा क्या होगी? बिल्कुल इसकी जस्ट अपोजिट, ठीक है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन किधर से चलेंगे? बिल्कुल इसका उल्टा। ये क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की दिशा हो गई, ठीक है। दोनों चीजें ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन यहां पे चल रहे हैं, उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन की ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताई गई थी। कितनी बताई गई थी? 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, ये भी आपको बताई गई थी। और एक चीज ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो गति होती है, जो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा की जो गति होती है, वो बिल्कुल प्रकाश के गति के बराबर होती है। मोस्ट फेबुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल भूलना नहीं आपको, ठीक है। विद्युत धारा की जो गति होती है, जो वेग, उसका गति बोल सकते हो आप, मोशन, स्पीड बोल सकते हो, स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड,
ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे और ध्यान रखते हैं। जो विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है हमेशा क्या करती है, वो निम्न प्रतिरोध की तरफ ही जाती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि जैसे मान लो इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर 10 ओम है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर 100 ओम है, ठीक है। मान लो इधर से जितनी भी करंट आई जा रही है, जो इसमें 10 ओम में, इसमें रेजिस्टेंस बताओ, प्रतिरोध इधर कम है इधर कम है, भाई 10 बड़ा या 100 तो पता चला, हाँ 10 बड़ा 10 छोटा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, निम्न प्रतिरोध की ही तरफ जाएगा ज्यादा करंट, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट होगा इधर ज्यादा धारा जाएगी और इधर कम धारा जाएगी, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस के लिए किसमें कितनी धारा जाएगी उसके लिए मैं आपको एक नियम बताऊंगा, जिस नियम का नाम है करंट डिवाइडर रूल, ठीक है। करंट धारा का विभाजन का नियम, धारा विभाजन का नियम। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, धारा विभाजन का नियम। धारा विभाजन का नियम क्या कहता है, तो दोस्त ध्यान रखना, धारा विभाजन का नियम यही कहता है कि जो कम प्रतिरोध होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी, जो कम प्रतिरोध होगा उसमें धारा ज्यादा जाएगी, जो ज्यादा प्रतिरोध वाला होगा, जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें धारा कम जाएगी। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। मान लो कोई 10 एम्पियर की करंट में भेजना चाहता हूं, इस साइड मैंने लिख दिया 100 ओम, ठीक है। इस साइड मैंने लिख दिया आपको 400 ओम, ठीक है। ये साइड है आपका 100 ओम, इस साइड है आपका 400 ओम। ऐसे मान लो कोई सर्किट दी गई है, ऐसे कोई सर्किट आपके सामने दी गई है और पूछा है कि ये I1 नाम है, इधर I2 है। I1 और I2 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसमें से कोई एक ही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, चाहे I1 निकालने को पूछ ले और चाहे I2। ऐसे भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। अब जरा आप बताओ कैसे निकालोगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा है। जिसमें करंट बोले प्रतिरोध उसका उल्टा लेना है, ठीक है। अगर आप I1 निकाल रहे हो, तो ये वाला प्रतिरोध ना लेके ये वाला ले लो आप। कितना हो गया, 400 हो गया। नीचे डिवाइडेड में इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 400 और 100 कितना हो गया, 500। और जो इंटू इधर भी लिख दो, ठीक है, भी इधर लिख दो। ये कितना था, जो टोटल करंट थी, जो कुल धारा थी, वो यहां ऊपर गुना कर दो 10, खत्म हो गया। इसी को सॉल्व कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 8 40। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 एम्पियर, ठीक है। इसमें कितनी धारा जा रही है, 8 एम्पियर जा रही है। तो जरा आप बताओ, कुल 10 थी, कुल तो 10 थी, इधर निकल गई 8, बची कितनी भैया, अरे 10 में से 8 रुपया हटा दो, कितना रुपया बचा, 2 रुपया। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। समझ में आया। अगर निकालना चाहते हो, इसको निकालना चाहते हो, कैसे निकालोगे, बिल्कुल कुछ नहीं है। इसका करंट चाहिए, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लो। I2 कैसे निकालोगे भाई, करंट इसमें निकालना है तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध उल्टा वाला लो, 100 ले लिया। नीचे दोनों को जोड़ लो, 400 और 100 कितना हो गया, 500 हो गया। गुणे किससे करना है, हमने बताया था कुल जितनी भी करंट है उससे गुणा कर दो 10। जरा आप बताओ ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, 5 दूनी 10, आया कि नहीं आया, 2 बताओ, ठीक है, आया या नहीं आया बताओ। ऐसे आ जाएगा आपसे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ, एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, धारा विभाजन का नियम। एक क्वेश्चन करो आप, जल्दी करो, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपका, दस ओम, 20 ओम, इधर से मैं बी लिख देता हूं, इधर से आपका 30 एम्पियर भेज देता हूं, ठीक है। ये ठीक है, इसमें I1 नाम दे देता हूं, इसका नाम I2। जरा I1 निकाल के और I2 निकाल के दोनों आपसे पूछना चाहता हूं मैं। I1 आप निकालो और I2 निकाल के मुझे जल्दी बताओ, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से वीडियो को रोक लो और रोक के जल्दी से I1 I2 निकाल के, ठीक है, आंसर मैच कराओ, क्योंकि मैं अब सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप I1 निकालोगे, मैंने क्या बोला था भैया, उल्टा वाला रेजिस्टेंस ऊपर लेना है, क्योंकि इसमें निकालना है तो इसका प्रतिरोध लेना है, इसमें 20, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था दोनों जोड़ लेना आपको, दोनों जरा जोड़ो, कितना हो गया, 20 10 30। और टोटल करंट, कुल धारा कितनी थी, 30 काट दिया, 1 आ गया,
आंसर कितना आ गया 20 एम्पियर। भैया 20 एम्पियर इधर चला गया, टोटल 30 था, 30 में से 20 उधर चला गया, बचा कितना? अरे बचा कितना, बचाओ जरा जोर से बताओ कितना बचा? 10 एम्पियर ही तो बचा, 10 ही तो बचा। अब बताओ निकालना है, मान लो इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालते हो, I2 निकालते हो, कैसे निकालोगे भैया? ऊपर वाला रेजिस्टेंस लिखो, दोनों को जोड़ो और उसके बाद गुणे किससे करो? 30 से। फिर देखो 30 से 30 कटा, बचा कितना? 10 एम्पियर। आया या नहीं आया 10 एम्पियर? बताओ हाँ या ना, समझ आया कि नहीं इतना आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ओम का नियम। ठीक है, एक क्वेश्चन और जरा करके इस पे दिखाओ। एक क्वेश्चन देता हूं, इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर छोड़ना। क्वेश्चन क्या है? इसमें जा रही है आपकी जो I की वैल्यू है, इसमें जो करंट जा रही है मान लो 50 एम्पियर जा रही है। ठीक है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 20 है, इसमें आपका 40 ओम है। ठीक है, इसका I1 नाम है, इसका करंट जो जा रहा है I2। I1 भी आपको निकाल के देना है, I2 भी आपको निकाल के देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखना जल्दी करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर छोड़ना है, जिससे हमें पता चले कि हाँ जो वीडियो आप देख रहे हो उस पर काम भी कर रहे हो या फिर ऐसा ही देख रहे हो। देखना नहीं है, ठीक है, अमल में लाना है और काम करना है आपको। आपको टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, बस आप क्या करो, वीडियो देखते रहो, काम करते रहो, जितना बताऊंगा आपको उतना पूरा करना होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं ओम्स का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। क्या कहता है ओम का नियम? ओम का नियम कहता है दोस्तों, ओम का नियम ये कहता है कि अगर सभी स्थितियां नियत रहे तो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो ओम का नियम है कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशन, सभी स्थितियां का मतलब यहां पे भौतिक स्थिति से है, फिजिकल कंडीशन से है। फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है? फिजिकल कंडीशन का मतलब जैसे बारिश ना हो रही हो, ऐसा नहीं है कि अब आप क्या करो कि मौसम साफ है उस पे देखो और उसके बाद बारिश होने लगे तब देखो, तो उसमें करंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है, वही कह रहा है अगर नियत रहे तो, कांस्टेंट रहे तो, रुकी रहे तो, मतलब सब कुछ ठीक ठाक रहे तब। ठीक है, गर्मी ज्यादा ना हो तो ठंडी भी ज्यादा ना हो, नॉर्मल हो। ठीक है, तो सभी स्थितियां क्या रहे? नियत रहे। तो उसमें क्या होता है, जो चालक होता है, जो आपका कंडक्टर होता है, उसमें जो करंट जा रही है, वो जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर जाती है? वोल्टेज पे डिपेंड कर जाती है। और उस वोल्टेज को क्या बोला जाता है? विभवांतर बोला जाता है। क्यों विभवांतर बोला जाता है? क्योंकि पिछली क्लास में आपको बताया गया था कि बिना विभव में अंतर हुए धारा तो बहती ही नहीं भैया। ठीक है, धारा कब बहेगी? धारा बहने के लिए क्या जरूरी है? धारा बहने के लिए ये जरूरी है कि उसके विभव में अंतर होना चाहिए, उनके दोनों छोरों के, उनके दोनों सिरों के वोल्टेज में अंतर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको बात। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मान लेते हैं एक प्रतिरोध R है। ठीक है, इसमें एक वोल्टेज है 10 वोल्ट, मान लो ये B है, अभी मैं कोई वैल्यू नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो इसमें करंट फ्लो होगी। क्यों होगी? अभी तो पता ही नहीं, 2 वोल्टेज तो दिखाया नहीं मैंने। अरे 2 वोल्टेज दिखाया क्या? इसमें नहीं दिखाया। ठीक है, मैंने उस दिन बताया था कि B1 और B2 में अंतर होना चाहिए, यहाँ पे तो एक ही B है। तो इसका B मान लो, ये जो पॉजिटिव है इस पे मान लेते हैं B और नेगेटिव पे क्या कह लेते हैं? 0 कह लेते हैं। अब बताओ B में से 0 गया, B बचा कि नहीं बचा? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? इसलिए मैंने B लिख दिया। तो इसका मतलब अगर इस पे 0 है, इधर B है, तभी तो वोल्टेज में परिवर्तन हुआ। तो जो ज्यादा ताकतवर बता लो आप क्या होगा, समझ गए होगे, है ना? वही भेजेगा पावर। ठीक है, जो ज्यादा ताकतवर उधर से ही जाएगी करंट, तो इधर से इधर करंट जाएगी। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, राइट? इसका मतलब आप एक चीज और कह सकते हो, ओम का नियम ये कहता है
कि जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है और प्रतिरोध का अगर गुणा कर दिया जाए तो V निकल के आ जाता है, मतलब V बराबर IR। क्यों कहा गया? उन्होंने कहा कि अब मैं इसको डिराइव करके दिखाता हूं, आपको डिराइव नहीं करना है, ठीक है, मैं दिखा जरूर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। इसके वोल्टेज डिफरेंस V के अनुपाती है, समानुपाती है। अब समानुपाती को हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हो नहीं लगाते हो? लगाते हो नहीं लगाते हो? तो जरा बताओ, यहाँ पे I बराबर मैं लिखता हूं, यहाँ पे क्या नियतांक लगेगा? K लगेगा। यहाँ पे मैं K भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब K की जो वैल्यू होती है वो 1/R होती है, 1/R होती है। यहाँ पे I क्या निकल के आ जाएगा? 1/R इंटू B। अब R को आप इधर लेके चले जाओगे तो V बराबर I इंटू R, यही आपका वापस आ गया। समझ में आ गई होगी इतनी सी बात, ठीक है। तो ओम का नियम और एक चीज बताता है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ होगा, ठीक है, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज विभव और धारा के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? लीनियर होगा। वो कैसा होगा? लीनियर, मतलब ये जितना बढ़ाने पे ये बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा, हमेशा वही रेशियो में बढ़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लीनियर ग्राफ, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब लीनियर और नॉन लीनियर ग्राफ की मैं इधर बात बता देता हूं। जैसे ये ग्राफ हो गया, सीधा जा रहा है, इसे बोल देंगे लीनियर ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ये क्या हो गया? नॉन लीनियर ग्राफ, नॉन लीनियर ग्राफ। तो दोनों समझ में आ गया ना। अब नॉन लीनियर और लीनियर में तो कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे जितने भी वर्ड आ रहे हैं, अगर कोई वर्ड में आपको कंफ्यूजन है कि इसका मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख के छोड़ो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली बात हम कर लेते हैं। जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या है? प्रतिरोध क्या है? तो प्रतिरोध कुछ नहीं है बच्चा, बहुत छोटी सी चीज है। प्रतिरोध एक ऐसी चीज है, जब कोई तार है उसमें आप करंट भेजो तो करंट का विरोध कर देता है। एक ऐसी चीज है जो करंट को बहने से रोकता है, भैया आगे नहीं जाने का, आगे रास्ता जाम है। कौन जाम करता है? ये, इसे बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध क्या है? मतलब धारा के बहाव का विरोध करता है, ठीक है। धारा के फ्लो का अपोज करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। प्रतिरोध एक ऐसी चीज जो क्या करे? ये क्या करता है? धारा के बहाव का विरोध करता है। अंग्रेजी में लिखना, इसका मतलब हो गया इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि धारा के बहाव का जो चीज विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। रोध नाम से क्लियर नहीं है? अरे भैया रोध, रुकावट, ठीक है। किसका रुकावट? किसका रुकावट? अरे धारा का रुकावट। इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम आर से लिखते हैं, ऐसे सिंबल देते हैं, ठीक है। इसको आर से लिखते हैं, इसका नाम क्या है? आर। आर फॉर रेजिस्टेंस। क्यों लिखते हैं? इसको अंग्रेजी में रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कैपिटल आर उठा लिया, कोई बुराई है? नहीं बुराई है ना भाई, उठा लिया, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका प्रतिरोध हो गया। इतनी सी बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो ग्राफ बनता था बी और आई का, ये क्या था? आपका आर का ग्राफ था, ठीक है। अगर बी डिवाइडेड बाई आई करोगे तो क्या निकल के आएगा? आर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन और बता देता हूं, अगर आई ऊपर कर दिया और नीचे आपका वी हो गया, तब क्या हो गया? ये 1/R हो गया, ठीक है। ध्यान, दोनों में ध्यान रखना कि ऊपर वी है या नीचे वी है। ऊपर बी है या नीचे बी? अगर बी ऊपर होगा तो आर होगा, अगर बी नीचे होगा तो 1/, मतलब इसको प्यार है उससे, ठीक है। बी के पास जाना चाहता है तो 1/, करके समझ में आ गई होगी बात आपको, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिरोध के डिपेंडेंसी को, ठीक है। प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है भैया? इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हमेशा पूछा जाता है। गारंटी है, अगर ना आए तो बता देना मुझे, ठीक है। और पेपर उठा के देख सकते हो, आया जरूर है, ठीक है। प्रतिरोध से क्वेश्चन, प्रतिरोध है क्या? प्रतिरोध किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पर प्रभाव डालने वाले कारक। अरे भैया ये बात तो समझ में आ रही होगी ना आपको।
कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रतिरोध पर प्रभाव डाल देते हैं, जिनकी वजह से प्रतिरोध चेंज हो जाता है, जिनको चेंज करने से प्रतिरोध बदल जाता है। कौन कौन से कारक हैं वो? सबसे पहला नाम, जब आपको मैंने प्रतिरोध बताया था, जब आपको ओम्स लॉ बताया था, तो मैंने वहां पे एक बात की थी। क्या बात की थी? कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें, अदर थिंग्स क्या रहे? नियत रहें, तो बाकी सारी चीजें में आ जाता है आपका पहले चीज इन्वायरमेंट, पर्यावरण, एक तरीके से पर्यावरण, ठीक है, इन्वायरमेंट। ये पहली चीज तो नियत होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज, अगर ये बदला तो रेजिस्टेंस बदल देगा, ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस बदला तो करंट जहां बह रही होगी ना, वो भी बदल जाएगी। इसी वजह से जब बारिश वगैरह होती है, जब बारिश हो रही होती है, उस समय पे जो आपके घर में बिजली आती है, उसमें कभी कभी बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, एसी खराब हो जाती है, ठीक है, फ्रिज ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, कूलर आपकी जल जाती है, पंखा जल जाता है, टीवी जल जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? रीजन इज दैट वहां पे करंट ज्यादा आ गई। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस, रास्ते में जो प्रतिरोध था वो कम हो गया। और आप जरा बताओ, प्रतिरोध अगर आर की वैल्यू कम हो जाएगी तो जो बी बराबर आई आर है, अगर यहां से आई देखोगे तो आई बराबर बी अपान आर, ठीक है। तो बी तो वही है, वोल्टेज तो वही है ना, 230 वोल्टेज ही रहता है। लेकिन पता चलता है आर की वैल्यू है, अगर ये कम हो गई तो यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे ही धारा बढ़ेगी, आपका सारा कुछ ले डूबेगी। इसीलिए क्या करते हो, मौसम खराब होते ही सारा उठाया, स्विच ऑफ करना चालू किया, ठीक है, सिर्फ बल्ब जलाते हो कि हाँ भैया अगर बल्ब जाएगी तो दूसरी बल्ब ले आएंगे, नहीं तो सारा गया तो फिर समझ ही रहे हो, राधे राधे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, पहला फैक्टर तो आपने समझ लिया कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ठीक है, इसको समझ में आ गया। ये क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। अगर ये डगमगाया तो ये इस पे रेजिस्टेंस पे प्रभाव डाल देगा। दूसरा, एक फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहूंगा, आर बराबर रो एल डिवाइडेड बाई ए होता है। आर बराबर रो, इसको क्या बोलते हैं? रो का मतलब क्या है? प्रतिरोधकता। ये क्या है? प्रतिरोधकता, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो पहली चीज, रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोधकता के। जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधकता रो अगर आपका बढ़ेगा, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू रो। अब इसका मतलब देखो, ऊपर नीचे तो नहीं ना, 1 अपान करके कोई चीज नहीं लिखी गई, सीधी का मतलब ये हुआ कि रो अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रो मतलब प्रतिरोधकता बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों नाम तो एक ही जैसे हैं, ठीक है, काम भी एक ही जैसे हैं। ठीक है, अगर प्रतिरोधकता कम हुई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। व्हाट इज द प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता इज नथिंग, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। ये डिपेंड करती है जो आपका चालक है, जो आपका तार है, जो आपका कंडक्टर है, वो किस चीज का बनाया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं जैसे कॉपर की, एल्यूमिनियम की, बहुत सारे वैरायटी के तार आते हैं। ठीक है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, मान लो इन्हीं दो की बात कर लो। चांदी, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? चांदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेना साइड में। ठीक है, सबसे अच्छा चालक अगर बोले तो चांदी आंसर देना है। ठीक है, चांदी, सोना, ठीक है, सोना दूसरे नंबर पे। पहले चांदी, सोना, च्यवनप्राश ऐसे रखते हो ना, ठीक है, चांदी, सोना, सोना, चांदी, च्यवनप्राश। अब की बार उल्टा रखना, चांदी, सोना। ठीक है, चांदी पहले, सोना दूसरे पे, तीसरे पे कॉपर, चौथे पे एल्यूमिनियम, ऐसे याद करना है। पहला चांदी कई बार पूछा गया। अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आने का मतलब यह है कि रजिस्टिविटी, अगर मैं चांदी की और कॉपर की बात कर लूं, कॉपर मतलब तांबा है ना, चांदी और तांबे की बात कर लूं, चांदी और तांबा, ठीक है, तो चांदी की जो रजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, प्रतिरोधकता कम होती है, और तांबे में प्रतिरोधकता ज्यादा होती है। इन दोनों की कंपैरिजन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इन दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूं। तो आप बताओ, तांबे का रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, और चांदी की जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। मतलब किस चीज से बनाया गया है, जो चीज है, जो मटेरियल है, वो डिपेंड करता है प्रतिरोधकता पर। प्रतिरोधकता उसी मटेरियल पे डिपेंड करती है, और प्रतिरोधकता ज्यादा होने पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। कहने का साफ मतलब है, अगर इतना ही बड़ा चांदी का तार है और इतना ही बड़ा तांबे का तार है, तो प्रतिरोध चांदी वाले में कम और तांबे वाले में ज्यादा होगा। बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट आपको मैं बताता हूं। तीसरा क्या पॉइंट है दोस्तों? तीसरा पॉइंट यहीं पे देख के बताओ। ये हो गया ना दूसरा लेंथ, दूसरा मतलब तीसरा पॉइंट आपका, जो तीसरा पॉइंट है आर, ये भी ऊपर है ना, ये भी ऊपर है, ध्यान से समझना। एल क्या है? एल आपकी लंबाई है। किस चीज की? आपकी नहीं है, आपकी लंबाई नहीं है,
जो तार है उसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चालक की लंबाई है, किसकी है? चालक की। चालक ना समझ में आए तो समझ लेना तार, हाँ तार, जो भी तार आप यूज कर रहे हो, तार की लंबाई है। इसका मतलब ये हुआ कि छोटे तार की रेजिस्टेंस कम और बड़े तार की रेजिस्टेंस प्रतिरोध ज्यादा होगा। छोटे तार का प्रतिरोध कम तथा बड़े की ज्यादा होगी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा फैक्टर, ठीक है। अब मान लो दोनों ही क्या हैं? कॉपर के ही हैं, दोनों ही तांबे के तार हैं, लेकिन एक 1 मीटर का है, एक 10 मीटर का है, तो आप सीधा सा बता सकते हो कि प्रतिरोध एक वाले में ज्यादा होगा या 10 वाले में। बताओगे किसमें? 10 वाले में प्रतिरोध ज्यादा होगा, राइट। तीसरा भी पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जो चौथा और लास्ट फैक्टर है वो देख लेते हैं, एरिया, ठीक है। अब देखो आर ऊपर है, ये दोनों ऊपर थे तो सीधा प्रोपोर्शनल लगाता था, लेकिन ये नीचे है, ये ए जो है 1/, में लिखा है, तो इसका मतलब ऐसे मैं लिखूंगा प्रोपोर्शनल या अनुपाती, समानुपाती, जो भी ये सिंबल है, समझते हो ना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये जब ऊपर नीचे दिखे, उल्टा दिखे, तो आप आंसर भी उल्टा दोगे, मतलब ए बढ़ने से आर कम होगा। समझ में आई बात? उल्टा दे रहा हूं ना। अभी तक क्या कर रहा था? दोनों ही बढ़ा रहा था ऊपर ऊपर जब लिखते थे, तो अब की बार एक ऊपर लिखा है, एक नीचे लिखा है। जैसे ही ऊपर नीचे आए, कहानी भी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ए बढ़ाने से आर कम हो जाता है और ए घटाने से आर बढ़ जाता है। दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, बताओ हाँ या ना, ठीक है। ए बढ़ाने से आर कम और ए घटाने से आर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ए क्या है? ए आपका क्षेत्रफल है, आपका नहीं है, तार का क्षेत्रफल। समझ में आई बात? आपका क्षेत्रफल नहीं है, तार का क्षेत्रफल है। तो मान लो एक तार है, इतना मोटा है, ठीक है, एक तार है इतना मोटा है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, ऐसे बना लो आप, एक तार है ये और दूसरा तार है ये, ठीक है। अब की बार लंबाई वही है, लंबाई मैं वही रखता हूं, ठीक है। इसकी लंबाई L है, इसकी लंबाई L है, या फिर 1 मीटर के दोनों हैं, बट इसका जो क्षेत्रफल है A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। अब बताओ जरा, क्षेत्रफल πr² है कि नहीं इस तार का? भाई सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है? गोले उसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। आर ज्यादा है, इसका तो ज्यादा होगा ना, इसका क्षेत्रफल A2 बड़ा है कि नहीं? बड़ा है। A2 बड़ा है कि नहीं A1 से? ठीक है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका जब क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कम, ध्यान रखना यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल इसका कम ना, पतला है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। दोनों पॉइंट आपको समझ में है। मतलब लंबाई 1 ही मीटर है, दोनों ही कॉपर के तार हैं, 2 तार हैं, दोनों की लंबाई 1 मीटर है, लेकिन एक का क्षेत्रफल 10 mm² है और दूसरे का 5 mm² है। तो जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसी चीज को, ये चीज रेजिस्टेंस एक तरीके का क्या, प्रतिरोध क्या है? करंट को रोकता है। इसीलिए जब हमें ज्यादा वोल्टेज ले आना होता है, ज्यादा करंट ले आनी होती है, तो हम क्या करते हैं? मोटा तार यूज करते हैं, राइट। और दूसरे भी और भी कारण है मोटे तार का, कि उससे क्या होता है? स्ट्रेंथ, मतलब मजबूती रहती है, ठीक है। बाकी चीजें हैं, जब हम उसको पढ़ेंगे केबल्स में तो और अच्छे से बताऊंगा मैं क्यों होता है। जो पावर प्लांट से जो हमारे घर में लाइट आती है तो रास्ते में मोटे मोटे तार होते हैं, हमारे घर में पतले होते हैं, ठीक है, वो सब रीजन बताऊंगा वहां पे। तो आज की क्लास में आपको क्या बता दिया मैंने? प्रतिरोध बता दिया, ओम्स का नियम बता दिया, प्रतिरोध पर पड़ने वाले कारक पर, प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ता है उनके जो कारक हैं वो भी आपको बता दिया, एक एक रीजन अच्छे से एक्सप्लेन करा दिया। आज की क्लास से 100% कम से कम 2 से 3 नंबर का आपसे इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बी सीरियस, बी स्टडी, ठीक है, कंटिन्यू स्टडी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।